नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे उससे भी शानदार चलेगी। एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर, हम लोग लाइव। ओके जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी, सारे बच्चे ज्वाइन करो सेशन। मैं एक बार सेशन अपलोड कर देता हूँ। राम राम जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके। अराइवल ऑफ यूरोपियन क्लास सेकंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम एकदम टाइम शुरू कर रहे हैं। मैंने वैसे 9 बजे बोला था, बट मैं आज 8:30 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं मंडे से टाइम चेंज करने का, मतलब मैंने टीम से बात की थी कैसे मंडे से कर देते हैं हम लोग टाइम चेंज। गुड मॉर्निंग जी, आ जाओ। अभी फिलहाल जो है हम 8:30 बजे कर रहे हैं आज। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, मैंने कहा यूरोपियन वाला खत्म करते हैं। देन कल हमारी, वैसे सैटरडे को मैं क्लास नहीं करता हूँ, लेकिन कल हम लोग क्लास कर रहे हैं। ओके, कल हम लोग क्लास कर रहे हैं। जनरली सैटरडे को मैं छुट्टी रखता हूँ, बट कल हम लोग क्लास करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक जो है हमारा थोड़ा साउंड कम आ रहा है। साउंड भाई बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही क्या, साउंड का इशू? एक बार बता दीजिएगा अगर साउंड सही आ रही है तो। ओके, परफेक्ट है, ठीक है। तो सृष्टि एक बार आवाज बढ़ा के देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख, वेलकम जी। मैं आज नहीं हूँ, वेलकम। जो नए बच्चे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नो इश्यूज, ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो यार कल हम लोगों ने ना बात की थी कि यूरोपियन कैसे भारत में आए और उनका क्या पूरा योगदान रहा, ये कल हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो अगर मैं आप लोगों से कल हल्की सी रिवीजन का शुरू करते हैं ना, क्योंकि सेशन तो हमें करना ही है अच्छे से। तो जब मैंने कल बात की थी, मैंने कहा ये यूरोपियन का भारत के अंदर आगमन हुआ है, आना हुआ है, वो कैसे हुआ, तो मैंने सबसे पहले एक बात बोली, चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं। पहला यूरोपियन भारत के अंदर कौन आया था? फर्स्ट यूरोपियन अगर मैं बात करता हूं जिसने इंडिया में कदम रखा, उसका नाम क्या है? फर्स्ट यूरोपियन अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ऐसे नहीं है तो कोई यूरोपियन पहले आया हुआ है, लेकिन हमने बात की सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए भारत में जिसका आना हुआ, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब मैं जल्दी से बताऊं, वास्को डी गामा को अपने एरिया से, यानी जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और भारत तक पहुंचा, तो कुल समय कितना लगा? टोटल टाइम वास्को डी गामा को भारत में आने के लिए कितना लगा? तो आंसर हो गया सर 11 महीने का टाइम लगा। सर अगर मैं थोड़ा सा और आइडिया लूं कि वो कौन सा महीना था, तारीख में भी ऊपर नीचे हो सकती है, वैसे तो डेट जो है 20 है। अगर मैं मई के महीने बात करूं, 1498, ये मुझे याद आ गया। सर वास्को डी गामा टोटल भारत में कुल कितनी बार आया था? सर हम लोग कहते हैं 2 बार तो ट्रेड पर्पस के लिए आया था, तीसरी बार डेथ हो गई थी, तो आंसर कितना हो गया सर? 3 बार आया था। अगर मैं ये कहता हूं सर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन सा पुर्तगाली है? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई क्यों थी भाई? यहाँ पर ये जो पुर्तगाली है, इसके लड़के की डेथ हो गई थी, और इसी के फल स्वरूप, ठीक है, इन भाई साहब ने सोचा कि पानी पर राज करना है, तो इन्होंने जो पॉलिसी चलाई वो है एल्माइडा ने चलाई थी। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी को कोई और नाम से भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि ब्लू वाटर पॉलिसी आल्सो नोन एज, सर इसको बोलते हैं कार्टेज पॉलिसी, ऐसा कुछ याद किया था हम लोगों ने, कार्टेज सिस्टम या कार्टेज पॉलिसी, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं ये कहूं सर एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ ड्यू, बैटल ऑफ ड्यू, ये किस वर्ष हुई थी? ईयर पूछ रहा हूँ, 1509। गजब सर, गजब। अगर मैं ये बात करूं सर रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली भारत के अंदर किसको बोला जाता है? रियल फाउंडर पुर्तगीज। तो अगर मैं रियल फाउंडर के बारे में बात करता हूं तो हमेशा आंसर क्या याद रहेगा सर? हमें एल बी क्यूरी क्यू हमें याद रखना है। अच्छा, इन्हीं भाई साहब के नाम से हम लोग जानते हैं कि इन्होंने टबैको चालू किया, कैशू चालू किया, लोकल वाइफ से शादी करने के लिए बात की, इन्होंने कहा सती को एबॉलिश कर दूंगा, ये सारी इन्हीं की नीतियां थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गोवा को कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, वो साल कौन सा था? गोवा को कैप्चर किया गया था, कब्जा कर लिया गया था, वो साल कौन सा था सर? 1510। लेकिन गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया था, वो साल कौन सा था? गोवा को जब अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो भी तो कोई साल होगा। बहुत बढ़िया सर, 1530 था। लेकिन ये ट्रांसफर कहां से किया गया था कि यहां से ट्रांसफर करके गोवा को हेडक्वार्टर बना रहे? कहां से ट्रांसफर किया है? कौन सी लोकेशन है सर? कोचीन लोकेशन। कौन सी लोकेशन है? ये कोचीन की लोकेशन है। इतनी बात हमें समझ में आई। और ये हेडक्वार्टर बनाया किसने था? नीनो डी क्यूनन। इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो, अगर मैं ये कहता हूं भारत के अंदर 1498 में पुर्तगाली आए, लेकिन भारत छोड़कर गए कब थे? गए कब थे सर? 1961 में। अरविंद अभी तो वैसे मैं कुछ लिखने लगा नहीं हूं, मतलब ये तो कल वाली ही बात लिख रहा हूं, अभी समझाऊंगा मैं, ये तो अभी कल वाली बात लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पुर्तगीज, पुर्तगालियों के बाद कौन भारत में आया था? पुर्तगालियों के बाद आने वाला कौन था सर? डच थे। कौन था? डच। सर डच ने भारत के अंदर एंट्री किस साल में की थी? इन विच ईयर डच ने एंट्री की थी? 1602 में। किसमें? 1602 में। इतनी बात याद रखेंगे। सर अंग्रेजों से लड़ाई वड़ाई कर कर डच जो है भारत छोड़कर गए, वो लड़ाई कौन सी थी? द बैटल नोन एज, कौन सी बैटल थी सर? बैटल ऑफ बिदारा। कोई और नाम याद आ रहा है? बैटल ऑफ हुगली बोल दूं? हुगली बोल दूं?
या मैं बैटल ऑफ चिंसुगढ़ बोल दूं, चिंसुगढ़ भी लिख सकते हैं, गढ़ भी लिख सकते हैं, जो मन करे। ये सारी की सारी बैटल 1759 में हुई थी। चलो भाई, इतनी सी बात मुझे क्लियर। अब मैं आता हूं अगले पायदान के ऊपर। यहां तक सब लोग क्लियर है? ये कल हम लोगों ने किया था। अरविंद कोशिश करूंगा साफ राइटिंग की, लेकिन ये कल हम लोगों ने कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अंग्रेजों के बारे में पढ़ना। वैसे तो सारे अंग्रेज हैं ये, लेकिन आज हमें इंग्लिश लोगों के बारे में पढ़ना है कि इनका भारत में आना, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी का ये मतलब था, ठीक है, देखो, ये ब्लू वाटर पॉलिसी समझो, कैलिकट वाला रीजन था, और उससे पहले गुजरात, दमन एंड दीव, यहाँ पे अटैक हुआ था पूरा। तो इन्होंने प्लान बना लिया कि मैं ना वेस्टर्न घाट वाला जितना एरिया है, यहाँ पर ना पानी पे कब्जा कर लूंगा, ताकि जो भी कोई ट्रेड करने भारत आता है उसको पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। ये पुर्तगालियों का विजन था। वो ये कहते हैं कि जमीन पर कब्जा करना आसान है, जमीन पर कब्जा करना आसान है, लेकिन पानी पर जिसने कब्जा कर लिया ना, वो सुप्रीम हो गया, क्योंकि इनका काम तो ट्रेड का था, और व्यापार इनके बिना पूछ कर भारत में कोई कर नहीं पाएगा अगर पानी के ऊपर कब्जा है तो इसीलिए इन्होंने जो पॉलिसी चलाई थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी, कि पानी के ऊपर कब्जा। अच्छा, 50 नहीं, ये इंडोनेशिया सुमात्रा वाला रीजन में आए थे, बिल्कुल सही, सृष्टि एकदम सही है। सुमात्रा वाले रीजन में आए थे, फिर बाद में मन में कीड़ा उठा कि यार इंडिया चलते हैं, वहां से कुछ लूट लाट के लेके वो वाला हिसाब, ठीक है। चलो, तो आज फ्रेशली टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है अंग्रेजों के बारे में। भाई देखो, एक चीज ना हमेशा याद रखना, जो बच्चे क्लास करते हैं ना, वो डेली डेली रिवाइज करें। जितना ज्यादा अच्छे से आप रिवीजन करके आओगे नेक्स्ट डे, उतना अच्छे से समझ में आएगा और उतना अच्छे से आप आगे चीजें करते चले जाओगे। 9 बजे, यार मैंने कहा था 9 बजे, बट वो ना चेंज नहीं हो पाया, मतलब आज थोड़ा सा मुझे इसमें काम था, तो टीम बोलती है सर मंडे से कर देंगे हम लोग। तो आज क्या है? आज फ्राइडे है ना, तो कल कोशिश करूंगा कि 9 बजे करवा लूं। वैसे मंडे को उन्होंने बोला है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे से ही करूंगा। कल भी सेशन जो होगा वो 8:30 बजे के आसपास ही रखते हैं, ठीक है। चलो, अभी कुछ बच्चे बोले थे कि रैमो सर की क्लास में क्लैश कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, इसको हम करते हैं, लेकिन रैमो सर से मेरी बात हुई, वो कह रहे कुछ टाइम के लिए मेरे सेशन जो सुबह है सेशन, वो फिर सेम उसी टाइम पे चल रहा है जिसमें मैं लेता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, चलो अब अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं। बहुत आराम से कहानी सुनना, अंग्रेजी तो है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो। ओके, डन डन डन। तो सबसे पहले, अच्छा चेंज हो गया, चल कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले हम लोग जब भी सेशन शुरू करते हैं, एक रिचुअल बना लेते हैं कि सेशन शुरू करने से पहले 50 थम्स अप हमको मिनिमम चाहिए जब मैं पहला टॉपिक शुरू करूं। तो फटाफट से थम्स अप कर दो। ये अपने पहली क्लास से है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जी, सबसे पहले मैंने अंग्रेजों का, कि अंग्रेजों को क्या कीड़ा काटा कि अंग्रेज कह रहे वी आल्सो वांट कि इंडिया चले और व्यापार करे। देखो, अगर आस पड़ोस के हमारी रिश्तेदारी के अंदर कोई एक आदमी विदेश चला जाए और वहां जाके ये बोल दे भाई कनाडा में तो खूब पैसा ही पैसा है, तुम भी आ जाओ, तो सब लोग इन लगे यार विदेश में बहुत पैसा है, तो हर कोई ये सोचने लगे कि हमको विदेश जाना है। तो सेम यूरोप के अंदर ये खबर फैल गई थी कि भारत जो है वो जबरदस्त तरीके से मसालों के लिए जबरदस्त, और आपको जाना चाहिए और वहां से मसाले लेके आओ और अपनी यूरोपियन कंट्रीज में बेचो। धीरे धीरे करके तुम देख रहे हो पुर्तगाली आए, ठीक है, डच भी आए, सुमात्रा में थे, लेकिन उनका ध्यान भी इंडिया की तरफ आ गया। अब अंग्रेजों से बात, लेकिन अंग्रेजों का ना आना ऐसा नहीं हुआ। देखो, अंग्रेज का एक जहाज चल रहा था जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक वोयेज। एक इनका ना शिप चल रहा था, ये शिप पानी में उतारा हुआ कि बढ़िया चल रहा है, ये विश्व में घूम रहा है अलग अलग तरीके से। 1580 की बात है। अब जब ये घूम रहा था तो इसका मुकाबला एक बंदे के साथ हो गया। वो बंदा कौन था? स्पेनिश। तो एक स्पेनिश जहाज था जिसका नाम था स्पेनिश अरमाइडा। स्पेनिश एक जहाज था जिसका नाम क्या था? अरमाइडा या अरमाडा। ये हुआ 1588 के अंदर, जब इसने स्पेनिश जहाज इसको पीट दिया। यहां पे याद रखेंगे, फ्रांसिस्को ड्रेग वोजेज, ये अंग्रेजों का, यानी ये इंग्लिश वाले लोग आ गए। किससे भिड़ गए? स्पेनिश अरमाइडा से भिड़ गए। इनसे 1588 में भिड़े। इनसे जीतने के बाद इनके मन में आ रहे यार हम तो काफी तगड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी, शोभित पहुंच गए। इन्होंने कहा भाई हम तो तगड़े हैं, तो कह रहे बहुत बढ़िया। तो हाँ यार 9 बजे बोला था भाई, लेकिन आज किसी कारणवश क्लास चेंज नहीं हो पाई, मुझे माफ करना। ओम साई राम, अभी पढ़ लेते। तो हमने कहा कि ये 1588 में थोड़ी जीत लगने वाला, अंग्रेजों को थोड़ी पावर सी लगी, कह रहे यार पानी का रास्ता भी अपना ही रास्ता है। उसने कहा कोई बात नहीं। अब इन्होंने 1599 में, 1599 में कुछ ना अमीर लोग इकट्ठा हुए अंग्रेज में, कुछ ऐसे जैसे अपना आरबीआई बैंक खोलने के लिए 5 करोड़ का बैंक बैलेंस जिनके पास था, वो सब इकट्ठा हुए। कौन जीता? अंग्रेज जीते, अंग्रेज जीते, ठीक है। तो यहां पर 1599 में कुछ अंग्रेजी समूह, ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, एक इंग्लिश ग्रुप जो व्यापारी का काम करते हैं, इन्होंने एक अपनी कंपनी बना दी। इस कंपनी का नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचरर। ये कंपनी का नाम रखा गया। इन्होंने कंपनी बना दी मर्चेंट एडवेंचरर के नाम से, और इन्होंने कहा कि हम लोग जाएंगे विदेश, मतलब इंडिया की तरफ जाएंगे और व्यापार करेंगे। अब ये कंपनी बन गई, लेकिन जब भी हम ये कंपनी का नाम लेते हैं, हम लोगों ने तो आज तक ये पढ़ा है कि कंपनी बनी है 31 दिसंबर 1600 में। क्या मैं सही कह रहा हूं? हमने तो आज तक जो भी कोई बुक पढ़ी है उसमें यही पढ़ा है कि 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी का निर्माण हुआ था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उसका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या था? एक कंपनी थी जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उनका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर। ये अंग्रेजी समूह थे। उन अंग्रेजी जो व्यक्ति थे, जो अंग्रेज थे, दे वांट कि हम लोग जाएं इंडिया में और वी विल गो फॉर ट्रेड।
लेकिन इस कंपनी के पास ना भी पावर नहीं है दूसरे देश में जाने की। इस कंपनी के पास पावर इतनी नहीं है कि सर राइटिंग समझ नहीं आती, प्लीज थोड़ा क्लियर लिखो। यार मेरी राइटिंग सिस्टम बुरी हो गई क्या यार? आज तो मेरे ख्याल से ठीक लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। और भैया, स्पेनिश अर्माइडा, स्पेनिश अर्माइडा, एक एक करके सुनो। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा। मैंने बोला एक अंग्रेजी जहाज एक स्पेनिश अर्माइडा से लड़ जाता है 1588 के अंदर। जब ये लड़ता है तो अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि अब अपनी थोड़ा राइट मतलब जो पावर है बढ़ रही है नेवी के हिसाब से भी। तो इन्होंने 1588 के अंदर कुछ ना इंग्लिश मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब व्यापारी लोग, इन व्यापारी लोगों ने कुछ ग्रुप ने ना एक पार्टी खड़ी कर ली कि भाई ये कंपनी है जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर है, और इन्होंने कहा भी हम ट्रेड करने के लिए तैयार है। लेकिन 1599 में जब कंपनी बनाई तो इनको बाहर जाके आजादी नहीं थी कि तुम ट्रेड करो। तो इन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 1600 में हम लोग क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के पास जाते हैं। तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से बोला कि दीदी हम लोग ना व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ आप हमें आदेश दो। कही ठीक है, तुम्हें एक इशू करती हूँ, इशूड आ चार्टर। अब ये चार्टर क्या हो गया? हमने बहुत सारे चार्टर पढ़े। चार्टर का मतलब परमिशन। हमने क्या बोला? इन्होंने एक चार्टर इशू कर दिया। चार्टर का मतलब ये है कि इन्होंने बोला सुन इधर, ये सारा पैसा तुम्हारा है। वो कह रहे दीदी सारा पैसा हमारा है। तुम व्यापार करने जाओगे? कह रहे हाँ चले जाएंगे, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तुम व्यापार करने जाओगे तो मेरा कट कह रहे निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रही ठीक है, तुझे चार्टर देती हूँ मैं 15 साल का। कितने साल का चार्टर मिला? 15 ईयर्स का इनको परमिशन मिला कि आप लोग जाओ और ट्रेड करो। ये कहानी यहां से मिलती है कि क्वीन एलिजाबेथ का कंपनी में क्या रोल था। इन्होंने 15 साल का उनको परमिशन दिया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ। लेकिन उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी कंपनी का नाम है ना मर्चेंट, उसको चेंज कर दो। उसको चेंज कर क्या लिखोगे? हाँ जी आप बताओ, इसका चेंज करके अब क्या नाम पड़ गया? पहले हमने मर्चेंट एडवेंचर था, अब क्या नाम पड़ गया? सर इसका नाम पड़ा, सर हर बार 15 ईयर का ही मिलता है ना। अब मैं बताऊंगा। तो इसका नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ये बना कंपनी का नया नाम। इन्होंने कहा खाली तुम मर्चेंट एडवेंचरर थे, अब इस कंपनी का नाम बनेगा ये न्यू नेम ऑफ कंपनी, न्यू नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नेम। लेकिन हम लोगों को तो यार पता ही नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, इतना लंबा नाम तो हम लोग याद नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने याद करने क्या लग दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, भाड़ में जाओ इतना लंबा नाम लेके। हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी जो है वो ईस्ट से आई थी, इसको हमने नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम लोग नाम रखते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम क्या था? एक्चुअल नाम ये था। कह रहे सही बात। अब फैसला हो गया कि तुम जाओगे और तुम व्यापार करोगे। इसने कहा ठीक है मैडम, हमने कंपनी बना ली। क्वेश्चन आता है, जब ये 1600 में कंपनी का निर्माण किया, हु वाज द मुगल राजा? उस वक्त का मुगल किंग कौन था भाई? जब कंपनी बनी है तो मुगल राजा कौन है? तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा अकबर। लेकिन जब ये लोग व्यापार करने भारत आए 1609 में, जब कंपनी भारत रीच करती है, जब कंपनी रीच्ड इंडिया, उस वक्त का मुगल शासक कौन है? उस वक्त का मुगल किंग कौन है? तो मेरा आंसर क्या आएगा? सर उस वक्त का मुगल राजा होता है जहांगीर। ये दोनों पॉइंट याद रखोगे। कंपनी बनी तो अकबर है, लेकिन जब व्यापार करने भारत आए तब कौन बनी? तो बना जहांगीर। देखो जी, अकबर तो 4 में था ना, ये 1600 वाला कैटेगरी तो वही है ना अकबर वाली। अब व्यापार के लिए तैयार। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ना मैंने किसी पीसीएस के पेपर में देखा था कि जो शुरुआती समय में कंपनी को 15 साल ट्रेड करने की आजादी मिली, क्या 15 साल ट्रेड करो। लेकिन वो कौन सा साल था जब क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि ऐसा करो जाओ, तुम्हें ना अनडेफिनिट पीरियड तक आजादी है ट्रेड करने की। तो भाई ये याद कर लेना, चार्टर को एक्सटेंड कर दिया गया कब तक के लिए? अप टू इनफाइनाइट टाइम, कि अब तुम्हारा कोई टाइम पीरियड नहीं है, तुम जब तुम्हारा दिल करे जब तक करो। कब? 1609 में। ये बना मेरा दूसरा जबरदस्त सवाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर? मैंने क्या पॉइंट बोला? हाँ, अब इन्होंने बोला क्यों ऐसा किया होगा कि 1609 में? क्योंकि 1609 में जब ये गए ना, इनको परमिशन ही नहीं मिली। तो इन्होंने फोन करेगा दीदी परमिशन नहीं दिए तो आपने 15 साल का टाइम दिया था, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 9 साल तो ही धक्के खाते हो गए। कह रही ठीक है बेटा, फिर जाओ व्यापार करके पैसा वैसा लूट के लाओ, इंडेफिनिट पीरियड तक तुम्हें आजादी दी गई। तो इनको अब क्या मिल गई? इनको इंडेफिनिट पीरियड तक आजादी, कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अब ये 1609 में भेजा किसको था? सर 1609 के अंदर इन्होंने भेजा अपना पहला दूत, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या बोला? कैप्टन हॉकिंस। कह रहे बेटा जाओ और तुम जाके अच्छे से बात करना। कैप्टन हॉकिंस या थॉमस हॉकिंस, जो तुम्हारा मन कर याद करने का, वो आया। अब क्वेश्चन ये आया कि जब ये आया था भारत के अंदर तो एक जहाज में बैठकर आया था। उस वक्त ज्यादा ट्रेड जहाज से होता, उस जहाज का नाम क्या है? तो जिस शिप में बैठकर आया था उस शिप का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। ये मुझे जहाज याद कर लिया। इतनी बात याद रखोगे। मैं छोटे छोटे पॉइंट पे तुम्हारे इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आजकल यही पॉइंटों के ऊपर खेल खेल रहे हैं। तो जहाज में बैठकर आया। अच्छा, ये जब जहाज में बैठकर आया ना, इसने आती जहांगीर से बात की। ठीक है, जब कोर्ट में किसके में? जहांगीर की कोर्ट में आया। तो जब इन्होंने जहांगीर से बात की ना, इधर से थोड़ा सा ना बैकग्राउंड लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। इधर पे ना पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली आके यहाँ बात करते थे पुर्तगीज में। वो अपने फादर भेजते थे कि ऐसे से क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस आया ना, मुगल राजा टर्की भाषा अच्छे से बोलते थे, जानते थे।
ठीक है 1609 है यार, ठीक है मैंने कल भी डाटा चेक करा, वैसे 8 बहुत सारे एसएससी के पेपर में, लेकिन 9 कल मैंने एक बुक से पढ़ा था, तो 9 एकदम ठीक है इसका। ठीक है, तो जहांगीर कोर्ट में आया, तो कैप्टन हॉकिंस में तो क्या खासियत थी, टर्की बोलता था। तो जहांगीर इंप्रेस्ड, कह रहा है यार तो अपनी लैंग्वेज बोलता है। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ, तो कोई मुझे कहीं भी दूर दराज गया हरियाणवी बोलता मिल जाए, तो मैं कहूंगा यार काफी रिलेटेबल लग रहा है। तो जब इसके कोर्ट में आया, तो हॉकिंस जो है क्या बोला, यूज टर्की लैंग्वेज, यूज टर्की लैंग्वेज। तो यहां से थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बढ़ गया कि चलो यार अपने भाईचारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इनको ना, जब हॉकिंस ने बोला कि मालिक वो ना, मैं इसलिए आया हूं कि मुझे कंपनी चलाने का अधिकार दो, बट यहाँ पे इसको कोई ट्रेड राइट नहीं मिले, नो ट्रेड राइट। कह रहा भैया देखो, तुम आए हो, भाषा ठीक बोल रहे हो, लेकिन राइट कोई नहीं मिलेगा। तो कह रहे राइट नहीं मिलेगा, तो इनकी कोई फैक्ट्री नहीं खुली, नो फैक्ट्री। कह रहा भैया तुम ऐसा करो, उल्टे पैर जाने की बजाय तुम मेरा काम कर लो। और इनको ना अपॉइंटेड एज अ मनसबदार, ये क्वेश्चन आया हुआ था, अपॉइंटेड एज मनसबदार। मनसबदार मतलब एक तरह का क्लरिकल पोस्ट पे, मनसबदार अपॉइंट कर लिया और तनख्वाह भी रख लिया। कह रहे भैया 30,000 रुपए तनख्वाह रखेंगे, उस टाइम के हिसाब से काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंट हो गया इनका, चल यार कोई बात नहीं, रह ले थोड़े दिन रहे। लगभग ये 1609 में आया था, ठीक है 16 से 9 में आया था, और 1616 तक रहा ये आदमी। ये ना फिर यहाँ से परेशान हो गया था, कह रहा मैं आगरा जाऊंगा, आगरा रहूंगा, मतलब वही। और कितना चालाक आदमी, शादी भी कर ली यहाँ पे, लोकल वाइफ से शादी कर ली, ये तेज आदमी है थोड़ा। उसके बाद 1612 की बात है, 1612 में। ठीक है सर, थोड़ा हिंदी में भी बताना। वैसे तो मैं बोल बिल्कुल हिंदी रहा हूं, मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। मैंने वैसे इंग्लिश वालों के लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं इंग्लिश यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोल तो एकदम हिंदी देसी फराटेदार। ठीक है, थोड़ा उर्दू, अच्छा अच्छा उर्दू चाहिए। देखो हॉकिंस को टर्की बोलना आता था, ठीक है हॉकिंस को टर्की बोलना आता था। ये जहांगीर से मिला, जहांगीर से जब मुलाकात हुई, तो जहांगीर को बोला कि मालिक मुझे ना ट्रेड करने का, मतलब व्यापार करने की आजादी दो। तो उन्होंने कहा व्यापार नहीं करने दूंगा, लेकिन तुम यहाँ मेरे पास ना एज अ मनसबदार पोस्ट पे काम कर लो, 30,000 रुपए तनख्वाह दे दूंगा और तुम आराम से रह भी लोगे। उसने कहा ठीक है। ये लगभग कुछ साल जो है भारत रहा, शादी भी कर ली, 5-6 साल रहा, फिर उसके बाद बोला अच्छा मैं ना अपना कपड़े ले आऊं, मेरे यूके में कपड़े रह गए, अपनी वाइफ को बोल के निकल गया, फिर वापस ही नहीं आया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा यार। फिर 1612 की बात करें, तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था थॉमस बेस्ट। थॉमस बीस्ट को या बेस्ट को, जो तुम्हारी मर्जी हो, हम लोग बेस्ट से याद रख लेंगे। जब थॉमस बेस्ट से मुलाकात हुई, तो थॉमस बेस्ट पता क्यों, मतलब मुगलों को क्यों अच्छा लगा होगा। एक चीज हम जानते थे कि पानी के ऊपर राज करने वाला कौन अभी तक चल रहा था, कि पानी के ऊपर बहुत पावर है मेरी, कौन अभी तक था, सिर्फ पानी के ऊपर राज करने वाला ना पुर्तगाली थे। अब थॉमस बेस्ट आया और अपने जहाज में, इसके जहाज का नाम क्या था, ड्रैगन शिप। क्या नाम था, ड्रैगन शिप। तो जिस जहाज में बैठकर आया, इसने आते ही क्या, पुर्तगाली को डिफीट कर दिया। अपने जहाज में बैठकर आया और डिफीटेड पुर्तगीज। अब जैसे ही पुर्तगाली को डिफीट किया, जहांगीर के बोला पीट दिए। ठीक है, तो इसने कहा आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ कोर्ट में, और इसको कहा कि सर मैं भी ना व्यापार पर्पस के लिए आया हूं, कि मुझे थोड़ी आजादी दो। तो देखो कह रहा है यार व्यापार, चलो थोड़ी थोड़ी, मतलब हल्की हल्की वो होता है ना कि सहमति में आने लगे, तो धीरे धीरे सहमति में आने लगे, और इनको आगे जाके अलाउड कर दिया 1615 में कि आप लोग फैक्ट्री बना लो। और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आया है कि इन्होंने 1615 में फैक्ट्री लगाई, कहां पर, कहां पर लगाई थी फैक्ट्री, सर सूरत में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लगाई। अब सवाल यहां से क्या दिलचस्प बन सकता है, जब थॉमस बेस्ट आया था, थॉमस बेस्ट ना थोड़ा ऐसा कमांडर टाइप था, तो ये इतना व्यापार के बारे में नहीं जानता था। लेकिन जब इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, ये पूरा सेटअप जो सूरत के अंदर किया गया था, अंडर एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, और नाम है थॉमस एल्डवर्दी। ये नाम आप लोगों ने पहले नहीं सुना है, इसको याद रखना है। तो अगर बाई चांस कोई नाम मुझसे रिलेट कराने की कोशिश करेगी एल्डवर्दी कौन था, तो हम कहेंगे वो कंपनी वंपनी का ना, फैक्ट्री लगाने में एक आदमी का नाम सामने आया था, वो ये नाम था। ठीक है, इतनी बात। और दूसरा हिसाब से हम लोग ये भी जान लेते हैं, ये कंपनी तो इसके अंडर में थी, लेकिन 1615 में एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। क्या नाम था, सर थॉमस रॉय। इसने व्यापार के रूप में नहीं आया था, कह रहा मुझे ना दूत बना के भेजा है, एक एम्बेसडर बना के भेजा है। किसने, सर जेम्स फर्स्ट ने, किंग ने भेजा है, मुझे किंग ने भेजा कि आप थोड़ा सा ना व्यापार की तरफ ध्यान दो। तो ये मुझे याद रखना है, 1615, 15 ठीक है मैं बता रहा हूं 13 में अंडर थॉमस एल्डवर्ड ये बात शुरू हो गई थी कि हम लोग कंपनी बनाएंगे, लेकिन उसका सेटअप जो हुआ था वो 1615 में जाके हुआ था। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। आज क्लास 9 बजे थी ना भाई, आज मुझे क्षमा करें, वो गलती से मैं 8:30 ही आ गया, मतलब टाइम चेंज नहीं हुआ। सूरत में फैक्ट्री सेट है। ये आदमी थॉमस रॉय है, जेम्स फर्स्ट राजा का दूत बन के भारत आया था जहांगीर से मिलने, कि भैया ऐसे ऐसे करो। अब ये दूत बन के आया, इसने बोला कि मुगल राजा आप बड़े बड़े राजा हो, थोड़ा बहुत और सोच लो। आपने सिर्फ सर थॉमस थॉमस कैसे समझे, पहले आपको याद रखना है कि थॉमस बेस्ट है, और उसके बाद फिर एल्डवर्दी है, फिर रॉय है। बेस्ट आदमी एल्डवर्द करके बहुत रोया, बेस्ट आदमी एल्ड करके बहुत रोया, बेस्ट एल्ड रोया, बेस्ट एल्ड रोया। तो BAR बार में चले गए।
ठीक है, अंग्रेज है बार में चलेगा, BAR याद रख लोगे, ठीक है। वैसे ये वाला नाम ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो जब थॉमस रो आया तो इसने बात की कि मुगल भैया कुछ हमारा देख लो, एक सूरत सूरत में फैक्ट्री लगा, खर्चा भी नहीं चल रहा है, तो इनको ना प्रिविलेजेस मिले। इनको प्रिविलेज मतलब ये मान लो इनको एज आ रिवॉर्ड मिला, प्रिविलेज मिला। कैसा प्रिविलेज? तो याद रख लेना, इनको रिवॉर्ड मिला कि तुम लोग अपनी फैक्ट्री बना लो। इनको अलाउ किया गया कि जाओ तुम अपनी फैक्ट्री बनाओ 3 जगह पर। एक जगह है वो आती है अहमदाबाद, अहमदाबाद, एक आती है लोकेशन आगरा, और एक आती है बरूच। ये 3 जगह मुझे याद रखनी है। बेसिकली परमिशन मिली है, परमिशन मिली है कि जाओ तुम अपनी फैक्ट्री लगा लो। लेकिन ना एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, एक क्वेश्चन और निकल कर आता है। क्वेश्चन क्या था कि साउथ में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट साउथ में फैक्ट्री लगाई थी, कहां पर? तो भाई याद रख लेना, जल्दी बताओ कहां पर? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। इतनी सी बात बोलो, याद रखोगे। ये इनकी फर्स्ट साउथ की फैक्ट्री है, फर्स्ट साउथ की फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने थी वो यही होगी। इतनी बात हम समझ गए। अब सर कल हमने पढ़ा था, देखो अब तुमने बड़े ध्यान से सुनना, ईयर अभी रुक जाओ, ईयर सब पे लेके जाऊंगा, पहले एक बार थोड़ा सा रिदम में आ जाओ। हमने कहा इनको ठीक ठाक तरीके से काम करने की आजादी मिल रही है, व्यापार करने की आजादी मिल रही है। अब इन्होंने क्या सोचा, कह रहे यार हमने कंपनी तो बना ली, लेकिन जो ग्रोथ चाहिए थी ना, वो ग्रोथ अभी भी नहीं मिल रही। तो इन्होंने 1632 की बात है, 1632 में इनको मिला एक गोल्डन फरमान। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, क्या मिला? गोल्डन फरमान। ये क्या होता है गोल्डन फरमान? गोल्डन फरमान का मतलब है, एक राजा है जिसको बोलते हैं सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा का राजा। इससे बोला गया कि भाई तू हमें थोड़ा व्यापार करने की भी जानकारी दे। उसने कहा देंगे। इन्होंने कहा हमारी कंडीशन बहुत खराब है, हम लोग अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या करोगे? तो कह रहे हैं यार हम ना तुझे करेंसी के रूप में 500 पगोड़ा देंगे। ये पगोड़ा करेंसी आपको याद रखनी, 500 पगोड़ा एज आप पेमेंट देंगे। किसको? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा को। और इसके बदले में, इन ल्यू ऑफ, बदला मतलब बदला, या लिखते बदले के में, बदले में क्या? बदले में तुम हमें ट्रेड राइट दो कि हम लोग तेरे यहाँ पे व्यापार कर सकें और कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। अभी फारूक शेयर वाला रुको रुको रुको, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो। ये 1632 के बदले में है, पगोड़ा के बदले ट्रेड राइट मिल गए। ये गोल्डन फरमान है गोलकोंडा के सुल्तान से। अब अंग्रेज थोड़ा फिर खुश हो गए, यार बात बनी। लेकिन अभी अभी रुकना सर, 1639 एक और व्यक्ति सामने आया, इसका नाम क्या था? फ्रांसिस डे। अब सवाल कैसे पूछा गया था, मैं तुम्हें एग्जाम का सवाल पूछता हूं, कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया? तो फ्रांसिस डे ने 1639 में एक किला बनवाया जिसका नाम रखा गया सेंट जॉर्ज। ये कहां पर है सर? मद्रास में। ये किला बना के बोला कि हमारा ना हेडक्वार्टर यही होगा। और इन्होंने क्या कर दिया, जब मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बनाया तो इससे पहले साउथ वाले एरिया तो देख ही रहे थे, कहीं से साउथ वाला पॉइंट तो देख ही रहे थे दूसरे से। इन्होंने कहा रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया? मैं गोला लगा दूंगा, रिप्लेस किया मसूलीपट्टनम को। उससे पहले तो यही था ना इनका हेडक्वार्टर, मसूलीपट्टनम को रिप्लेस किया। हाँ, अब कुछ मामला नहीं, अभी पुर्तगाली हैं वो साइड में पड़े हुए, साइड में पड़े हुए। यार गोलकोंडा का राजा था सिर्फ, बस इतना याद रखना। इसका नाम मुझे कहीं नहीं मिला कि कौन है गोलकोंडा का राजा। गोलकोंडा का राजा, इतना याद रखिए। अब इनको थोड़ी आजादी मिली है। क्वेश्चन याद रखोगे, सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया? फ्रांसिस डे ने करवाया। कब करवाया? 1639 में। अभी मैं धीरे धीरे क्रम में जा रहा हूँ कि 1609 में आए, जूते लगे, कोई काम नहीं मिला। 1615 में पहली फैक्ट्री आ रही है, धीरे धीरे इन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्री शुरू कर दी। फिर उन्हें गोलकोंडा के सुल्तान से थोड़ा और हमें क्या मिला? हमें और थोड़ा ताकत मिली कि भैया सलोनी, अब तो यार मैं काफी सही लिख रहा हूँ, मतलब ये वन ऑफ दी अच्छी राइटिंग में से एक है मेरी। अब ये मेरी अच्छी राइटिंग में से एक है। अब तो मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, मेरे को ही ऐसा लग रहा है कि बाकी के लिए ठीक है ना? अभी तो ठीक है, सही है यार। ये ट्रेड पर्पस के लगा रहे हैं। अभी अभी फैक्ट्री अलग अलग है, मतलब एक जैसी फैक्ट्री है, सब ट्रेड पर्पस के लिए, व्यापार ले जाना ये वाला। ठीक है, कोई कह रहा मसाला का व्यापार है, कोई कह रहा कपड़ों का व्यापार है, कोई कह रहा रॉ मेटेरियल का व्यापार है। जनरली ये काम कर रहे हैं ऐसा, जनरली ये काम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा यार एक क्वेश्चन मैं तुम्हें यहीं से उठा के देता हूं। एक क्वेश्चन आया था कि इन्होंने मसूलीपट्टनम फैक्ट्री लगा रखी है, बंगाल में फैक्ट्री लगाते, उड़ीसा में फैक्ट्री लगाई, उड़ीसा में फैक्ट्री लगाई, जिसका क्या नाम था? इसका नाम था हरिहरपुर। एक फैक्ट्री ये है, और दूसरी फैक्ट्री जो है वो है बालासोर। ये क्वेश्चन अब तुम लोग जो इनडेप्थ पढ़ना चाहते हो ये सवाल है। बालासोर और हरिहरपुर के अंदर इन्होंने फैक्ट्री का सेटअप कर लिया, और ये फैक्ट्री कहां पर है? उड़ीसा में। ये इतनी सा पॉइंट मुझे याद कर लोगे, उड़ीसा के अंदर ये है। सर दे पेड सुल्तान, हाँ सुल्तान को देंगे ना, उसी के बदले तो करने देगा। अब इन्होंने कहा यार सब मामला एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन सबकी नजर कहां पे है? बंगाल में। कह रहा जब तक बंगाल में हम टॉप लेवल पर नहीं जाएंगे भाई हम अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में। अब इन्होंने 1651 की बात है, 1651, हम ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं, ईयर बाय ईयर।
इन्होंने बंगाल की तरफ रुख किया कि अब हम चलेंगे बंगाल में। जब बंगाल में गए तो इन्होंने बोला कि एक यहाँ का जो बंगाल का नवाब हो सर, इन बात से बात की, नाम है शाह सूजा। क्या नाम है? शाह सूजा। इन्होंने कहा भैया सूजी है? तो उन्होंने कहा है मेरे पास सूजी। उन्होंने कहा तो थोड़ा व्यापार करने दो हम लोगों को, फिर सूजी है तो कह रहे ठीक है। तो शाह सूजा से जब बात की तो इन्होंने इनसे मांगे ट्रेड राइट। क्या मांगे? ट्रेड राइट्स। कह रहे यार हम लोगों को व्यापार करने दो ना। तो इसने कहा बेटा कर दो। कह रहे इसके बदले क्या दोगे? इसके बदले में तुम मुझे 3,000 रुपए दोगे। ये अंग्रेजों से मांगे गए, पैसा मांगे जा रहे हैं ना। ठीक है सर, हॉकिंस अब तक रहा था नहीं, हॉकिंस चला गया 1616 में, हॉकिंस जाता रहा भाई, इतना टाइम रुका था। तो 1651 में बंगाल में नवाब बना हुआ है शाह सूजा। ये इसके पास आए कि मालिक हम आपको 3,000 रुपए दे देंगे, हमें ट्रेड करने दो। उसने कहा कर लो। तो इस चक्कर में जब ट्रेड का राइट मिला तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बढ़िया वाली जो सेटअप की, फैक्ट्री सेटअप की इन्होंने कहां पर? हुगली में। ये इनकी फैक्ट्री आ गई। थोड़ा सा और याद अगर करना चाहो तो एक और एरिया यहां पर जिसका नाम है कासिम बाजार, ये पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, कासिम बाजार हुगली में इन्होंने फैक्ट्री लगा ली। लेकिन दिक्कत क्या हुई? शाह सूजा ने कहा कि 3,000 रुपए दो और जाके एंजॉय करो। लेकिन वहां पे जो लोकल कस्टम वाले थे ना, जो चुंगियों पे बैठे थे, वो जब भी अंग्रेज आते हैं दे पैसा दे पैसा। तो इतना ट्रेड राइट के बाद, ट्रेड राइट होने के बावजूद, ट्रेड राइट के बावजूद भी लोकल कस्टम वाले इनसे पैसा मांगते थे। लोकल कस्टम डिमांड मनी। ठीक है, डिमांड मनी अंग्रेजों को कहते थे कि पैसा दो। अब अंग्रेज कह रहे यार हम ना परेशान हो गए, 3,000 रुपए भी दे दी, चीटिंग है ये। तुमने शुरू में कहा कि राजा को पैसा दे दो और उसके बाद ट्रेड करो, अब तुम ये कह रहे हो कि लोकल तुम्हें पैसा दे, फिर उनको पैसा क्यों दिया? ये तो यार काफी लोचा हो गया। अब इन दोनों में ना बड़ी पैं चैचा हो गई। अब एक व्यक्ति का नाम अगर याद कर सको, एक व्यक्ति का नाम अगर याद रख सको, नाम है विलियम हेगड़े। ये नाम तुम लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। अब ये कौन है विलियम हेगड़े? विलियम हेगड़े को बुलाया गया, ये अंग्रेजों की तरफ से आगे आया। ये पहला कंपनी का एजेंट है, फर्स्ट एजेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का पहला एजेंट है, जिसने ये कहा कि मैं जाके अपील करता हूं कि प्लीज मालिक हमें छोड़ दो। और किससे अपील की? इसने अपील की सेस्टा खान से। ये कौन है? अब ये नवाब है बंगाल का, नवाब ऑफ बंगाल। बात समझ में आई कि क्या चल रहा है? ये लोकल कस्टम वालों से बहुत परेशान हो गए, तो इन्होंने जो है अपना विलियम हेगड़े को बुलाया और जाके बोला कि जाके अपील करके आ। तो ये अपील करने गया। अभी ये 51 वाला ही ट्रैक चल रहा है, ये 51 वाला ही ट्रैक चल रहा है, ये 58 60 ये वो वाला ट्रैक है। तो विलियम हेगड़े को कहा बेटे इधर बहुत आवाज कर रहा, दे दो चांटे, भाग यहाँ से। तो भगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पे वॉयलेंस ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया वॉयलेंस। किस किस के बीच में? एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुगल शासक, क्योंकि अल्टीमेटली नवाब बंगाल मतलब मुगलों के अंडर में है ना, तो इनके बीच में दंगा हो गया। अब ओवरऑल अभी तो व्यापारी लोग थे, ज्यादा आवाज नहीं कर सकते, तो मुगलों ने क्या कर दिया? मुगलों ने डिफीट कर दिया अंग्रेजों को, डिफीटेड द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर को डिफीट कर दिया। और जब ब्रिटिशर्स को पीटा तो हुगली उगली वाला सब एरिया खाली कर दे लात और भगा के कोने पे, बंगाल के कोने पे बिठा दिए। तो एक अनहेल्दी कंडीशन में जाके छोड़ दिया, अनहेल्दी लोकेशन बंगाल में, वहां बिठा दिया। अंग्रेज कह रहे हैं अच्छे लड़े, हमें तो पूरा बंगाल ही खाली करवा दिया। यहां तक हमको समझ में आया भाई, सबको समझ में आया कि अभी तक सिचुएशन क्या है, अभी तक अंग्रेजों को कैसे दबाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको? ये बात मैं कर रहा हूं 1650 से लेकर और 1680-85 तक, अभी तक उस सिचुएशन के अंदर हूं। ठीक है, अब हमने क्या बोला यार अब ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं, हम बाहर तो गिर गए। तो इन्होंने जैसे विलियम हेगड़े को भेजा था कि सेस्टा मालिक हमको आजादी दो, तो वो पिट पटा के निकल गया। लेकिन यहां पर एक और नया व्यक्ति आया। अब व्यक्ति का नाम है जॉब चर्नुक। क्या नाम है? जॉब चर्नुक। अब जॉब चर्नुक को आगे बुलाया गया, बेटा आ गया। तो जॉब चर्नुक जैसे ही आगे आया, ये बात है 1690 की। इसने कहा कि देखो यार हमारे दोस्तों से ना गलती हो गई, तो प्लीज हमको थोड़ा सा अलाउ कर दो। तो कह रहे ठीक है जा ना, तू एक छोटा सा कस्बा ले ले, नाम है सतुनती, ये कब्जा तेरा ले लिया। इस एरिया के ऊपर ब्रिटिशर्स को काम करने की आजादी दी, ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की आजादी की, यहाँ पे करो तुम व्यापार, ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। उसने कहा थैंक यू मालिक। फिर 1699 में, सॉरी 1698 में इन्होंने पहले एरिया जो लिया हुआ था वो कौन सा था? वो सतुनती था। फिर एक और एरिया ले लिया जिसका नाम था गोविंदपुर, गोविंदपुर। और तीसरा एक एरिया था जिसका नाम था कैलीकट। ये 3 एरिया ले लिया और इन तीनों एरिया को मर्ज करके इन्होंने कोलकाता, जिसको आज हम बोलते हैं, ये मिला दिया। ठीक है, ये बना दिया। ये किसका काम है? ये जॉब चर्नुक का काम है। तो जॉब चर्नुक कह रहा भैया देखो मैंने तो तुम्हारे व्यापार के लिए एक बड़ा सा एरिया तुम्हें दे दिया, अब तुम जाओ जो मर्जी करो। उसने कहा सही बात है, काफी बड़ा एरिया दे दिया। अब तुम्हें थोड़ा सा याद होगा कि जब भी हम बंगाल का नाम लेते हैं, जब भी हम बंगाल का नाम लेते हैं, ठीक है, हाँ अंग्रेजों ने दिया था, जब भी हम बंगाल का नाम लेते हैं तो हम लोग एक किले के बारे में याद रखते हैं जिसका नाम है
फोर्ट विलियम, ऐसा कुछ पढ़ा हम लोगों ने, फोर्ट विलियम बंगाल के अंदर एक किला है जो इनका हेडक्वार्टर बनता आगे जाके, कह रहे हाँ हाँ हाँ। तो फोर्ट विलियम जो है ये बनाता है, और अगर पेपर में आए किसने इसकी किलाबंदी करवाई, फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी किसने करवाई, तो मुझे नाम याद करना है, इसका नाम है चार्ल्स ईरी। क्या नाम है? चार्ल्स ईरी। ये मुझे वर्ड याद रखना है। ये बना था इस किले का पहला प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम्स। ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मामला यहां तक क्लियर। अब एक बीच में रह गया, एक बीच में रह गया था। 1661 की बात है, ऐसा कुछ रह गया था हमारा। 1661 में बॉम्बे को एज ए गिफ्ट किया गया था, बॉम्बे को डोवरी में दिया गया, दहेज में दिया गया था। किसको? चार्ल्स सेकंड को। ये वाला रह गया था, चार्ल्स सेकंड को। क्यों? किसने दिया था? पुर्तगालीज ने दिया था, पुर्तगीज ने दिया था। क्यों? पुर्तगीज ने अपनी सिस्टर की शादी करवाई थी, कैथरीन की सिस्टर की शादी करवाई थी। क्या नाम था? कैथरीन की शादी करवाई थी, कैथरीन की शादी करवाई थी। किससे? चार्ल्स सेकंड से, दहेज में दिया था। उसके बाद चार्ल्स सेकंड के पास ये जमीन पड़ी रही। चार्ल्स सेकंड ने 1668 में लीज पर इस प्रॉपर्टी को दिया, लीज पर दिया 10 पाउंड में। किसको? ब्रिटिशर्स को। 10 पाउंड में लीज पर दिया किसको? ब्रिटिशर्स को। और बाद में जाके ब्रिटिशर्स का ये हेडक्वार्टर बन गया। ठीक है, इतनी बात अब क्लियर है। अब हम लेने कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने याद कर ली है। ठीक है, थोड़ा पढ़ भी लें जरा अंग्रेजों के बारे में। हमने काफी कहानियां पढ़ ली, अब अंग्रेजों को देख लेते हैं जरा अंग्रेज क्या कहना चाह रहे हैं। भाई सबको समझ में आ रहा है? मैं ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं। एक बार थम्स अप करके बताओ सबको क्लियर है। प्रीवियस स्लाइड दूं 2 मिनट के लिए? ब्लैक स्लाइड करूं? नाम कैसे याद होगा? बहुत आसान है याद करने। अच्छा भाई ठीक है सलोनी, मैं अभी आफ्टर द क्लास अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो शायद मैं बढ़िया लिख दूं। कैथरीन, अरे यार कैथरीन वाला तो कितना आसान है। विक्रम, विक्रम पुर्तगालियों की बहन है, पुर्तगालियों की बहन है, जिसका नाम पता क्या? कैथरीन है। इसने कहा कि भैया मैं किससे प्यार करती हूँ, वो अंग्रेज है, वो चार्ल्स सेकंड मुझसे फोन पे बात करती थी, सोना ने खाना खाया या नहीं खाया। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम वही खाना खाओ जाओ। तो उन्होंने वहीं भेज दिया उसे। तो बाद में जब दिया ना तो साथ कह रही है मुंबई भी ले जाओ, बॉम्बे गिफ्ट दे देता हूँ, जाओ राजा की बहन है तुम, जाओ। बॉम्बे गिफ्ट कर दिया। तो बॉम्बे जब गिफ्ट किया तो चार्ल्स सेकंड से कह रहा कि यार तुमने दे तो दिया, मैं करूंगा इस प्रॉपर्टी का। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को लीज पे अंग्रेजों को ही दे दिया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। वो कह रहे चार्ल्स भैया हम आपको कुछ पैसा दे देंगे तो हमें लीज पे दे देना। कह रहे ठीक है, तो लीज पे दे दिया। तो यहाँ पे उन्होंने 10 पाउंड लीज दिया और वहां पे उन्होंने कहा जाओ बेटा आराम करो, हमें पैसे टाइमली पहुंचा देना। ठीक है, ऐसा वाला। सेंट जॉर्ज वाला, फिर से सेंट जॉर्ज वाला कहां गया हमारा? ये रहा। सेंट जॉर्ज क्या था? देखो यार हर जगह ये किला बनाते हैं, ठीक है, हर बार एक किला बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं किला बना देंगे जहां पे इनके राजा बैठेंगे या पे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठेंगे और वहीं से राज करेंगे। ऐसा किला बना देते हैं, उसे ही हम फोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रांसिस डे आया था जिसने सेंट जॉर्ज मद्रास में एक किला बना दिया कि अब हम यहाँ से काम करेंगे। और ये किला मसूलीपट्टनम खाली कंपनी की जगह थी, कह रहे इसको हटाओ, यहाँ किले पे काम करेंगे। फिर उसको हटा के ये विलियम पे चले गए थे बंगाल में, क्योंकि बंगाल एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, फिर ये वहां चले गए थे। ठीक है, यार वैसे तो मैं बताऊं स्पेलिंग का अपना दिक्कत है नहीं, है ना, स्पेलिंग का तो दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि पेपर में तो लिखा है और हमने टिक लगा के आना है, टिक 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 टिक। और जितना लिखना आई थिंक उतनी क्लियर है। पेमेंट के आगे क्या लिखा? पेमेंट, पेमेंट इन ल्यू ऑफ, बदले में लिखा भी मैं सामने, बदला। तो इन बदले में ट्रेड राइट चाहिए था कि हमको व्यापार करने की आजादी। ठीक है, ठीक है, ये चर्च वाली यही पुर्तगाली है, गोवा वाला। देखो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं तुम्हें ना इतना पढ़ा रहा हूं कि तुम वनडे जैसे कोई भी एग्जाम आएगा ना उसके सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे। ठीक है, मैं जितने तुम्हें छोटे छोटे एस्पेक्ट बता रहा हूँ ना, इवन बहुत सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है। तो जब मैं तुम्हें कहा था कि मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज ऑफ लक्ष्मीकांत। तो ऐसे ही नहीं, जो पीडीएफ है, पीडीएफ तो आपको ये मिल रही है ना, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ब्रिटिशर पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें सारे रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा अंग्रेज मर्चेंट, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से यहाँ पे आए, उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1699 में। अब लेकिन ये तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट क्लियर कर दिया था ना कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट इकट्ठा हुए थे। क्वीन एलिजाबेथ से इन्होंने 31 दिसंबर 1600 में एक चार्टर लिया कि हमको 15 साल काम करने की आजादी, करे जाओ। उसके बाद मैंने कंपनी का नाम बताया, वो मेंशन नहीं है यहाँ पे। फिर 1608 लिखा, लेकिन मैं 1609 बता रहा हूँ यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी में विलियम हॉकिंस आया, विलियम हॉकिंस से मुलाकात हुई, ये कह रहे भैया मैं जहांगीर के कोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे काम करने की आजादी दो। कह रहे बेटा आजादी है लेकिन फैक्ट्री मत बनाना, सिर्फ मनसबदारी पे काम करना। ओके, 1612 के अंदर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि फैक्ट्री लगाओ, सिर्फ परमिशन दी, बनी कहां जाके? 1615 में। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रॉय आए। अब यहाँ पे कौन सा मिसिंग था पॉइंट? सर थॉमस बीस्ट मिसिंग था, जो कि मैंने वहां तुम्हें समझाते हुए बताया। तो थॉमस रॉय से बात की कि भैया जेम्स फर्स्ट मैं का दूत हूं, प्लीज आप मेरी बात सुनो। अब जब यहाँ पे आया था हमने कहा था 3 जगह प्रिविलेज मिला था, अहमदाबाद, ब्रोच और कौन सा? सूरत। कह रहे जाके व्यापार करो, ये हमें आजादी मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट आओ,
हमने कहा 1616 के अंदर कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा दी, डन। ये साउथ की थी। उसके बाद सॉरी आगरा आगरा आगरा, ठीक है। उसके बाद 1633 के अंदर इन्होंने हरिपुरा और बलसोर में फैक्ट्री लगाई, ये हमने पढ़ा था, हरिपुरा बलसोर उड़ीसा वाला लोकेशन, डन। अब देखो ये वाला फ्रांसिस डे, यहां पर मद्रास के अंदर राजा ऑफ चंदेरी से 1639 में, ये हमारा मिसिंग था पॉइंट, राजा ऑफ चंदेरी, इन्होंने अपना किला बनाया जिसको बोला गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये वाला पॉइंट वो है। उसके बाद मद्रास जो है, गॉट अ लीज ऑफ मद्रास इन 1639, फोर्ट बना दिया जॉर्ज को मद्रास में और अपना हेडक्वार्टर बना दिया। हमने क्या बोला था, इन्होंने सेंट जॉर्ज को अपना हेडक्वार्टर बनाया मसूलीपट्टनम से रिप्लेस करके, ये हमने पॉइंट पढ़ा। उसके बाद बॉम्बे के अंदर सेटलमेंट कर ली 1668 में, कैसे, 1661 के अंदर पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे दिया, 68 में चार्ल्स सेकंड ने उसे कहा कि मैं बॉम्बे को लीज पे देता हूं आगे अंग्रेजों को, यही तो हमने पॉइंट पढ़ा था यार। मैं ऐसे तो नहीं बोला, तुम समझ रहे हो ना हमने क्या क्या पॉइंट बोले थे। उसके बाद मैंने कहा 1690 में ये सतुनती नाम की लोकेशन जॉब चरनुक ने हासिल कर ली थी। उसके बाद 1698 के अंदर कौन कौन सा एरिया भाई, कैलिकट, गोविंदपुर, सतुनती, तीनों को जोड़ के कलकत्ता बना दिया, ये गुरु कर लिया सिटी एज कलकत्ता, हमने कहा डन। 1696 के अंदर कंपनी फैक्ट्री फोर्ट विलियम, ये भी हमने बात की। इसके साथ मैंने आपको याद करवाया था भाई, फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट यहां पे मेंशन नहीं है, कौन बना था, ईरी, चार्ल्स ईरी, ये सवाल अलग है, चार्ल्स ईरी, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 1717 में जॉन सरनेम, ये फारूक से, अब ये वाला पॉइंट हमारा आया नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा बचा हुआ है कि ये वाला अभी थोड़ा हमें देखना है, ठीक है। 1717 वाला फिलहाल के थोड़ा सा याद रख ले, फारूक सियार से जॉन सरनेम ने परमिशन ली थी कि मुझे आजादी दो, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं, इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ये मुझे पॉइंट याद रखना है। गोलकोंडा वाला यहाँ पे आया नहीं ना, वो वाला याद रखेंगे। अब ये वाली बची हुई कहानी की, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अब आता है डेनिस, बट डेनिस नाम के लिए 2 मिनट एक बार डेनिस देख लेते हैं, उसके बाद सीधा फ्रेंच पे चलते हैं। डेनिस क्या हुआ, डेनमार्क वाज एस्टैब्लिश एज अ ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट। ये डेनिस कौन है, डेनिस कौन है, ये डेनिस आए डेनमार्क वाले, इन्होंने कहा हम भी व्यापार करना चाहते हैं। इन्होंने डेनिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई, कब आई, 1616 में। इन्होंने कहा कि यार हम सेटलमेंट कर लेते हैं बंगाल के अंदर, सेरमपुर बंगाल के अंदर सेटअप कर लेते हैं, और इनका हेडक्वार्टर क्या बना, इनका हेडक्वार्टर बना तमिलनाडु का त्रिवेंकबर, इतना याद रखेंगे। इनकी पोजीशन भारत के अंदर एकदम बेकार थी, इन्होंने बाद में 1845 में अपना सारा इकट्ठा काम किया, लो भाई अंग्रेज और मैं जाता नजर आया। सर अगर मुझे अरेंज करना हो कि कौन यूरोपियन कब आया, तो पहला पुर्तगीज आए थे, पहला यूरोपियन। सर दूसरा यूरोपियन कौन आया था, कमेंट करना, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, सर फिर डच आए थे। इसके बाद डेनिस आए थे, कौन आए थे सर, इसके बाद इंग्लिश आए थे, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे, और इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद डेनिस आए थे, और अब मैं चौथे नंबर के बाद लास्ट बचता है मेरे पास, ये कौन बचे, ये फ्रेंच बचे, बस ये करना, बोलो, ठीक है। अच्छा, पी डी ई डी एफ, मतलब तुम ये ऐसे याद करना तो ऐसे कर लो, बट बाकी मेरे हिसाब से डायरेक्ट याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ईयर की अगर मैं बात करता हूं, पुर्तगाली कब आए 1498 में, डच कब आए 1602 में, इंग्लिश का कब आए 1609 में, डेनिश कब आए 1616 में। अब ये मामला कब है 1664 वाले लोग, ये मुझे हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ मामला रहा है, ठीक है। ये हमारे देश को लूटने वाले ना, ये धीरे धीरे ऐसे ही। अब इनमें से अंग्रेजी क्यों उभर के आए थे, ये हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन, जो हमारा आई थिंक कल का टॉपिक है, कि ब्रिटिश अपने आप को भारत के अंदर कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये सारा। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है, तो मैं ये कहूंगा तुम अगर स्पेक्ट्रम लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे ना, तो जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सारा ऑलरेडी कवर होगा। मतलब मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ जो स्पेक्ट्रम है और तुम्हें ना पता, ठीक है। तो वन डे एग्जाम आप पूरा बहुत अच्छे से करोगे। जिन लोगों को नहीं पता कि स्पेक्ट्रम कौन है, तो यूपीएससी प्री के लिए अगर कोई बुक पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, वो ये कंपनी पहले डच ने लगाई थी या अंग्रेजों ने लगाई थी, ये डच ने लगा दी थी यार, कितनी पहले लगा दी थी, 1605 वाले ये लोग, तो ये वही वाले हैं, है ना, 1605 वाले। चले अब आगे, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे आता है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि कैसे आएंगे क्वेश्चन भी। चलो अब हम थोड़ा फ्रेंच के बारे में बात करें, अब हमारे फ्रेंच लोगों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूं क्या, अभी तक जो मैंने करवाया, कुछ सवाल पूछूं, जो अभी तक हमने 4 सेक्शन किए हैं, कि 4 सेक्शन में कितना हम लोग कर पाते हैं। चलो, अगर इस बैच को करने के बाद तुम ये ना कह दो हिस्ट्री का कोई सवाल हमें फंसा के दिखाओ, तब बात बने, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि जब तुम हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे तो एकदम छोड़ोगे, कहोगे सर कोई क्वेश्चन ले आओ वन डे का, ऐसा तुम्हें तैयार करवाऊंगा। देखो जी, सबसे पहला सवाल, सेंट जॉर्ज किसने बनवाया, जल्दी से, सेंट जॉर्ज किसने बनवाया था, आंसर लगाना। हु मेड सेंट जॉर्ज, कौन, फ्रांसिस, कौन था, बिल्कुल बिल्कुल फ्रांसिस डे, हमें याद रखना है। ईयर बता दो और मजा आ जाए, ईयर बता दो और मजा आ जाए, 1639, 1639, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, डच कौन सी बैटल में हार के यहां से गए थे,
डच कौन सी बैटल में हार के गए थे अंग्रेजों से? 1739, ऐसा कुछ लगाओ आंसर में। बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ बिदारा, ऐसा करके हम याद कर लें। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, मुझे ये बताना, वास्को डिगामा जी जहाज में बैठ के थे, उस जहाज का नाम क्या था? वास्को डिगामा का शिप का नाम क्या था? शिप का नाम, साउ से मैंने वर्ड बोला था, CSAO, साउ गैब्रियल, ये वर्ड मैंने याद करने को बोला था। अच्छा, वो ब्रिटिशर्स का कौन सा जहाज था जिससे जहांगीर बहुत इंप्रेस हो गए थे पुर्तगाली को हराने के लिए? ब्रिटिश शिप का नाम क्या था? ब्रिटिश शिप का नाम क्या था? ड्रैगन शिप था, ड्रैगन शिप। ठीक है, चलो आगे। अब हम फ्रेंच के बारे में बात करें, फटाफट से, छोटा सा टॉपिक है। हम कहते हैं यार, सबसे पहले ना, एक लुइस द 14 के अंडर में एक इनका मिनिस्टर था, कोलबर्ट। इनसे बोला गया कि बेटा जाओ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप करके आओ 1664 के अंदर। या इसको मैं थोड़ा अभी और बताता हूं। हमने कहा कि लुइस द 14 ने अपना मिनिस्टर भेजा कोलबर्ट। कोलबर्ट को कहा भैया जाओ कंपनी का सेटअप करके आओ 1664 में। लेकिन 1664 में जब इन्हें भेजा गया था ना, ठीक है, जब इनको भेजा, लिखकर बताऊं, देखो मैं चलो लिख के बताता हूं, इधर हमने कहा फ्रेंच और लोकेशन है। अब लिखकर तुम्हें और थोड़ा मजा देता हूं। देखो, हमने कहा सबसे पहले एक व्यक्ति आया लुइस द 14 के अंडर में, लुइस द 14 के अंडर में, जिसको प्यार से हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कोलबर्ट है। हमने क्या बोल दिया? कोलबर्ट है। कोलबर्ट को बोला कि बेटा जाओ, तुम्हें खूब सारा पैसा दे रहे हैं, 1664 के अंदर फैक्ट्री बनाओ। लेकिन हम लोग ना ये याद करते हैं कि 1664 में ये आया था और इसने फैक्ट्री सेटअप की थी, लेकिन ऐसे एक्चुअल में नहीं। हम किताबों में तो यही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या था? गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअल में ये था कि ये मेडागास्कर वाले रीजन में गए थे और वहां जाके कंपनी सेटअप की थी। हमारे यहाँ इंडिया में आते आते तक, जब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, इनको 1668 हो गया था हमारे यहाँ आते आते तक। लेकिन हम हर किताब के अंदर यही पढ़ते हैं कि 1664 में अंग्रेज आए या फ्रेंच आए, लेकिन ये मेडागास्कर गए थे, अफ्रीका वाला रीजन में गए थे, और इनको वहां खूब पैसा मिला। इनको बेटा व्यापार करो, लेकिन ये वहां पे एकदम फ्लॉप हो गए, इनका कोई काम ही नहीं चला। उसने कहा ठीक है, तो मतलब भारत के अंदर लगभग लगभग 1668 में इनकी कंपनी सेटअप हुई। अब ये आते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि गोवा किसका हेडक्वार्टर था, ऐसे इनका जो हेडक्वार्टर था ना, याद रखना, इनका हेडक्वार्टर था पौंडीचेरी। क्या था? पौंडीचेरी। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच। ये फ्रेंच लोग जब आए थे तो इनका जो मेन हेडक्वार्टर बना था वो पौंडीचेरी बना था। अब ये बना कैसा? कोई ना कोई रीजन इनका रहा होगा कि हेडक्वार्टर बनाने जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? 1673 की बात है, शेर खान लोधी एक व्यक्ति है, जो कौन है? ये गवर्नर है ऑफ वाली कोंडापुरम। ये पुराना नाम से रिपीट है, वाली कोंडापुरम। वाली कोंडापुरम का राजा है। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने अपना दोस्त भेजा, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फ्रैंकोसिस, COIS, फ्रैंकोसिस मार्टिन। इस मार्टिन भाई को भेजा, इस मार्टिन भाई को भेजा इसके पास कि देखो कि मालिक, हमको थोड़ा सा यहाँ पे सेटल करने की आजादी दो, ठीक है, हमको थोड़ा सेटल करने की आजादी दो, हम ना अच्छे से जीना चाहते हैं, हम थोड़ा सा ना व्यापार करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है यार, व्यापार करना चाहते हैं। तो इसने इनको परमिशन दी। ये कब की बात है? 1674 की बात है, जब इनको परमिशन मिली कि तुम व्यापार कर लो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा शेर खान लोधी गवर्नर है वाली कोंडापुरम का, जिससे ये फ्रेंच आदमी मिलने आया था, जिसका नाम क्या था? फ्रैंकोसिस मार्टिन। इन्होंने कहा कि हमें आजादी दे दो, और 1674 के अंदर जब इनको परमिशन मिली तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। बोलो जी, यहां तक अभी तक मामला क्लियर है? ठीक है। अब इसके साथ साथ इन भाई साहब ने जो अपनी फैक्ट्री लगाई, एक लगाई है माही में, एक लगाई है कराईकल में, पुदुचेरी वाला एरिया बता रहा हूं, एक उड़ीसा में बलसोर में, और कासिम बाजार बंगाल के अंदर। कासिम बाजार बंगाल के अंदर। ये सारी लोकेशन कौन सी हैं? सर दीज ऑल आर दी लोकेशन जहां पर फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री लगाई। फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री लगाई। क्वेश्चन कैसा आता है? सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ इनमें कौन कौन सी जगह पर फ्रेंच की फैक्ट्री थी या नहीं थी? उसने कहा ठीक है, अभी आऊंगा सर, उस लोकेशन पे आऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ दीक्षित, आ रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। तो हमने कहा यहाँ पे अभी फैक्ट्री लगा चुके हैं, लेकिन आप तो देख रहे हो ना, बहुत सारे यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं, डच भी यहीं पे रह रहे हैं, है ना, अंग्रेज भी यहीं पे, तो हर एक से कुछ ना कुछ तो कहा सुनी होगी। तो इनकी किससे कहा सुनी होगी? सबको पता है भाई, सबको पता है। फ्रेंच वालों की किससे कहा सुनी हुई? जो बहुत सारी संधियां साइन की गई थी। कौन थे वो? एंग्लो थे, एंग्लो थे, ब्रिटिशर थे। तो एक ट्रीटी लिख लो जिसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ये एक ट्रीटी हुई। अब जैसी ये ट्रीटी आएगी 1697 के अंदर, एक तरफ फ्रेंच और दूसरी तरफ कौन? पूरी जनता जानती है भाई, पेपर में सवाल आएगा तो 99.99% जो है बच्चे एकदम क्वेश्चन करके आएंगे। एक तरफ फ्रेंच और एक तरफ डच। हाँ डच, अंग्रेज नहीं, डच। ये मुझे याद करना है। तो आजकल पेपर में जाओगे तो ऐसी अगर कोई संधि आएगी तो ये बताना है कि फ्रेंच और डच के बीच में मुद्दा हुआ, जिससे दोनों के बीच में संधि हुई कि हम दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई?
ये रिजविक वाली संधि क्या है, ये संधि रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इन्होंने सेटल कर लिया, डच भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, फ्रेंच भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन मुद्दा कहां आता है, हम जब एंग्लो फ्रेंच वॉर बोलते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर हम लोग बोलते हैं, यही तो वॉर है, ये मेन मुद्दा हुआ था। अब इसको समझते हैं। 1673 वाला कहां गया? हाँ, ये देखो यार, एक ना फ्रेंच बंदा था जिसका नाम था फ्रांसिस्को मार्टिन। इसको बोला गया कि तू ना गवर्नर वेलेकोंडापुरम का जो है ना उसके पास जा और उससे ना व्यापार करने की परमिशन ले। तो 1673 में शेर खान लोधी के पास ही आता है और कहता है कि प्लीज मुझे व्यापार करने दो ना। तो ये कहता है ठीक है। 1674 में तुम्हें परमिशन मिलती है और ये अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू करता है। उसके बाद से इनकी बहुत जगह पर फैक्ट्री होती है, माही, कराईकल, बलसोर, कासिम बाजार, ये बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। यहाँ पर फ्रेंच फैक्ट्री है। इसके बाद इनका डच के साथ थोड़ा क्लेश हो जाता है, जहां पर एक संधि साइन करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ये 1697 की बात है, फ्रेंच और डच के बीच में। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलो, अब मुझे समझनी है एंग्लो वॉर के बारे में। क्या है एंग्लो वॉर? तो मैं कहता हूं, क्या फ्रेंच जो शुरू से ही लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे? यार इनकी ना शुरू से ही ऑस्ट्रिया वार चल रही है, ऑस्ट्रिया वार चल रही है, ऑस्ट्रिया का क्लेश है। किस किस के बीच में? एक तरफ है फ्रेंच, एक तरफ है ब्रिटिशर्स। इन दोनों के बीच में पहले से विवाद चल रहा था, तो दोनों ने पहले दुखी थे कि यार हम लोग लड़ाई करना चाह रहे हैं, मतलब भिड़ना ही चाह रहे हैं। अब पहली कार्नेटिक वॉर का क्या कारण बना? सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर देखते हैं। आपको ईयर याद रखना, कार्नेटिक का मतलब क्या? पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्नेटिक? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये होती है 1740 से लेकर 1748 के बीच में। अब देखो इस वर्ड का समझना कि जब मुझे कार्नेटिक बोला जाता है ना, इसका मतलब है कोरोमंडल कोस्ट। कार्नेटिक का मतलब क्या हो गया? कार्नेटिक का मतलब है कोरोमंडल कोस्ट। कि कोरोमंडल कोस्ट पे जब लड़ाई हो रही है उसको हमने कार्नेटिक वॉर बोल दिया। कोरोमंडल कोस्ट, ये मुझे याद रखना कि कोरोमंडल के तट पर जो लड़ाई चल रही है वहीं से नाम कार्नेटिक पड़ा है। तो हुआ क्या? ऑस्ट्रिया वार चल रही है, अंग्रेज ब्रिटिशर अब अपने समुदाय में लड़ रहे हैं, अब अपने कंट्री में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई। तो लड़ाई शुरू कैसे हुई? अंग्रेजी जहाज जो था उन्होंने फ्रेंच के एक जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी जहाज जो था, ठीक है, उन्होंने, यहां लिखते हैं अंग्रेजी शिप, अंग्रेजी नेवी अंडर, किसके अंडर में? एक नाम अगर याद करना था तो कर लेना, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बर्नेट के अंडर में, अंडर बर्नेट, इन्होंने फ्रेंच के जहाज को कैप्चर कर लिया। अब एक चीज मुझे बताओ, बाहर कहीं लड़ाई चल रही है और अगर वो यहाँ पे भी कोई चीज कैप्चर कर ले तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई होगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, जब इसके जहाज को कैप्चर कर लिया तो इनकी पहली कार्नेटिक लड़ाई हो गई। और ये कार्नेटिक लड़ाई जब हुई तो 1748 में इस लड़ाई का एंड हुआ, इस लड़ाई का एंड हुआ और दोनों के बीच में एक संधि साइन, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपल। ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि एलेक्सा चैपली संधि कब हुई और किन के बीच में। ठीक है सर, क्लास बहुत डीप में चला गया है? नहीं, कोई डीप में नहीं गया अभी, ठीक है। तो यहां पर ना एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, जब मैं कहता हूं इनकी संधि चली और एलेक्सा चैपली एक संधि साइन हुई, लेकिन ना इस पूरी कार्नेटिक के पहले युद्ध को एक बैटल के नाम से हम बहुत लोग जानते हैं। बैटल क्या थी सर? वो थी बैटल ऑफ, अब मुझे तुम में से कितने लोगों ने सुना है, सेंट थॉम एक बैटल हुई थी, 1746 की बैटल है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो। बैटल ऑफ सेंट थॉम, वन दिवस नहीं, सेंट थॉम की बैटल। कैसे? एक तरफ फ्रेंच, इनके साथ एक बंदा नाम है अनवरुद्दीन, ये कार्नेटिक का नवाब है, कार्नेटिक एरिया है, नवाब ऑफ कार्नेटिक। ये एक तरफ था, वर्सेस कौन था? वर्सेस अंग्रेज थे। और इस लड़ाई के जीतने वाले फ्रेंच लोग, ये लोग जीते। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब हमने बोला, क्वेश्चन आया कि बैटल ऑफ सेंट थॉम किस नदी के किनारे हुई थी? तो भाई रिवर का नाम याद रखना है, रिवर है अदियार। रिवर कौन सी है? अदियार। ये हो गई। फ्रेंच से डुप्लेक्स अभी नहीं आया, अभी नहीं आया डुप्लेक्स, डुप्लेक्स नहीं आया। ठीक है भाई, कुछ अंदर दिमाग में जा रहा है या अभी मतलब आत्मा निकल निकल के अंदर बाहर जा रही है? ये कार्नेटिक रीजन है, ये कोरोमंडल कोस्ट, ये कार्नेटिक रीजन था। ठीक है, आ रहा है? चलो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार मैं जब बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एलेक्सा चैपली क्या थी? एलेक्सा चैपली ये थी, जब इस लड़ाई में हार गए थे ना, इस लड़ाई में जब हार गए थे तो इनसे बोला गया था भाई तुम क्या करोगे? तो पहली कार्नेटिक वॉर सेंट थॉम के नाम से हम लोग जान लिया, सेंट थॉम के नाम से जान लिया भाई, ये लड़ाई हुई जहां पे अंग्रेज जो है अपना अलग लड़ रहे हैं और फ्रेंच जो है अनुवर्दु नवाबो कार्नेटिक के साथ उनकी हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए आपस में जो है लड़ाई की वजह से इन्होंने बाद में फिर कहा ठीक है संधि साइन कर लेते हैं, तुम हमें कुछ मत कहना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये एलेक्सा चैपली थी। डीप हो गया। वैसे मैं बता दूं, हमने ना बहुत ज्यादा डीप किया नहीं है। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है, तो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ एक एक पॉइंट जो जैसे ये सवाल है, हाँ जीते थे, लेकिन हाँ इस लड़ाई में जीत गए थे। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी ना आर्मी खड़ी हुई थी फ्रेंच की, जो थी
कैप्टन पैराडाइज के अंडर में। मैं अब और ज्यादा नहीं बता रहा था, इसीलिए कैप्टन पैराडाइज एक फ्रेंच आर्मी था, जिसने एक और राजा था जिसके खिलाफ अनुवर्दु सिंह लड़ रहा था, उसका नाम था महफूज खान, उसके खिलाफ लड़ा था। तो महफूज वहां से पिटा था, क्योंकि देखो अब ऐसे सिचुएशन ऐसे देखो, एक तरफ है अनुवर्दुन और एक तरफ है महफूज। महफूज का साथ अंग्रेज दे रहे हैं, अनुवर्दुन का साथ फ्रेंच दे रहे हैं। फ्रेंच ने उनके ऊपर कब्जा करके उनको हरा दिया। फ्रेंच आर्मी कैप्टन पैराडाइज के अंडर में चल रही, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उनको नहीं मैं इंक्लूड कर रहा हूं, बस एक हल्का सा एक ओवरव्यू कर रहा हूं। ठीक है सर, अभी सब आ रहा है, शाम को सब भूल जाएंगे, इसीलिए तो पढ़ना है ना, इसीलिए तो पढ़ना है। कितना टॉपिक है फ्रेंच वाला, ये देखो अब तुम ऐसे पूछोगे तो मैं खत्म कर दूंगा तुरंत। ठीक है, ये लो सेकंड कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर। अभी तो आज तो दूसरी क्लास में तुम ऐसे कर रहे हो कि थक गए हो जैसे। 54 के अंदर ये लड़ाई हुई, इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है ओवरऑल समझेगा। सर का कोई टेलीग्राम ग्रुप दे दो, मैं इस ग्रुप में तो शेयर ही नहीं किया मेरे भाई। कैप्टन पैराडाइज कौन था? जो फ्रेंच वाले बंदे उभर कर सामने आ रहे थे ना, वो कैप्टन पैराडाइज के अंडर में चल रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ूं दिन सफा, दिन पढ़ूं रात सफा। ये देखो मैं तो ये कहूंगा कि बेवफा तो नहीं है, बेवफा तो नहीं है। एंग्लो फ्रेंच, हाँ एंग्लो अंग्रेजों को बोलते हैं, फ्रेंच में अभी जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर चल रही है, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही है, ये वाला ना पढ़ो तो उमर सफा। जीएस ही बेवफा है, जॉब दिलाएगी जीएस। देखो यार, अब बेवफा का तुम्हें मैं बता दूं, बेवफा तो एक ही चीज है, भगवान ने दर्द निकला है। अगर जीएस को ना हम रिवीजन के साथ पढ़ेंगे तो बेवफा नहीं है, लेकिन जीएस ऐसी वाइफ या ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसको टाइम नहीं दोगे ना, तुम्हें छोड़कर जो तुम जाओगे, तो फिर चली जाएगी, ये एकदम कंफर्म है। अगर तुम टाइम नहीं दोगे, सोना बाबू कह के नहीं मनाओगे, तो चली जाएगी, ये कंफर्म है। हाँ, जीएस वही है, अगर जिस पे तुमने ध्यान नहीं दिया, बाबू ने थाना थाया या सोना ने थाना थाया, अगर ऐसे थाना वाना नहीं पूछा तो चली जाएगी, तो चल जाएगी। देखो जी, अब आते हैं दूसरी लड़ाई के ऊपर। दूसरी लड़ाई की जगह खाली कैसे हुई? यहां पर हम लोग जानते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद को, इनकी डेथ हो गई, निजाम ऑफ हैदराबाद वाले की डेथ हो गई। तो जैसे ही निजाम ऑफ हैदराबाद की डेथ हुई तो जगह हो गई खाली, और ये तो इसी फिराक में रहते, कोई जगह तो बने। हाँ, केयर करनी पड़ेगी बहुत। ये वाली जो हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये केयर मांगती है। ठीक है, केयर मांगती है, अगर तुमने इसकी केयर नहीं की तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, ये केयर वाली है, मतलब वो एक्चुअल में होती है ना कुछ हस्बैंड या वाइफ, तो ऐसा वाला। ठीक है, धन्यवाद जी। अब हमने कहा निजाम ऑफ हैदराबाद मर गया, जगह पड़ी है खाली। ये बात है 1748, जो हमने पिछली बार हमने पढ़ा था, संधि साइन की थी, उसी संधि के बाद निजाम ऑफ हैदराबाद मर गया। मरने के बाद फ्रेंच ने एक व्यक्ति को सपोर्ट किया। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें यहां से थोड़ा और कहानी बताता हूं, फिर तुम कहोगे सर ज्यादा बता दिया। जब तक निजाम था तो इसका एक सन इन लॉ था, चंदा साहिब। क्या नाम था? चंदा साहिब। ये जेल में बंद था। चंदा साहिब निकल के बाहर आया, बस इतना याद रखना, चंदा साहिब इधर निकल गया सीट की गद्दी के लिए कि भाई मुझे सीट दे दो। ठीक है, और इधर से, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नसीर जंग। चंदा साहिब वाज सपोर्टेड बाय फ्रेंच, नसीर जंग वाज सपोर्टेड बाय अंग्रेज, इंग्लिश। तो एक दूसरे को अलग अलग पार्टी सपोर्ट करने के चक्कर में दोनों भिड़ गए। क्या हो गए? दोनों भिड़ गए, और दोनों के बीच में एक बैटल होती है जिसको बोलता हूं मैं बैटल ऑफ अंबूर। क्या बोलता हूं? बैटल ऑफ अंबूर। इसी को बहुत सारे एग्जाम में वल्लोर की बैटल भी बोल देते हैं, वल्लोर की बैटल बोलते हैं, 1749 की बात है। ठीक है, ये सब लोकल नेता है उस वक्त, लोकल नेता। ठीक है, सिराजुद्दौला निजाम, ना सिराजुद्दौला भाई तुम बंगाल वाले एरिया में चले जाओ, अवध बंगाल वाले एरिया में सिराजुद्दौला, अभी बक्सर प्लासी करेंगे ना, वहां पे आएंगे, ये लोकल नेता है वहां के। तो निजाम ऑफ हैदराबाद के मरने की वजह से चंदा साहिब फ्रेंच वालों का, नसीर जंग अंग्रेज वालों का तैयार हो गए गद्दी के लिए, और इन्होंने लड़ाई कर ली। लेकिन इस लड़ाई के अंदर अंग्रेज पिट रहे थे। तो इसमें ना एक एरिया है इनका, आरकोट का एरिया। कौन सा एरिया? आरकोट का एरिया। इस आरकोट के एरिया पर रॉबर्ट क्लाइव, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, अपने 210 सैनिकों के साथ, इधर कौन था? इधर चंदा साहिब, 4000 सैनिकों के साथ, 4000 सोल्जर्स के साथ तैयार था। और यहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ ओनली 210 सैनिकों के साथ डिफीट कर दिया चंदा साहिब को, डिफीट कर दिया चंदा साहिब को। अब एसएससी का सवाल बताऊं मैं तुम्हें, क्या आया था? हु इज नोन एज हीरो ऑफ आर्कट? क्या बोला था? हु इज नोन एज हीरो ऑफ आर्कट? ये है हीरो ऑफ आर्कट, कौन? रॉबर्ट क्लाइव।
ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी का है। अब एक चीज मुझे बताओ सर, मुझे कैसे याद रहेगा कि ये ऐसे ही क्वेश्चन बना होगा जब तक मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। अब रॉबर्ट क्लाइव यहां पर ब्रिटिशर्स का जो है खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव डुप्लेक्स निकल गया, लेकिन डुप्लेक्स के सामने एक दिक्कत हो गई। देखो मैं तुम्हें कहानी का थोड़ा और बैकग्राउंड देता हूँ। मान लो ये मेरा राजा है, ये फ्रेंच राजा था चंदा साहिब, ये जीत के यहाँ बैठा था। आर्कआउट लोकेशन यहाँ है, आर्कआउट लोकेशन। इन्होंने ना अंग्रेजों ने इस पे अटैक कर दिया, ये अपनी सारी सेना को लेकर यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे चंदा साहिब पिट गया और यहाँ पे आर्कआउट में जीत गए। इनकी ये जगह खाली, इनकी ये जगह खाली हो गई, खाली खाली। तो इस चक्कर में ना फ्रेंच को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ, और जब फ्रेंच को इतना ज्यादा लॉस हुआ कि फ्रेंच ने डुप्लेक्स को, ओ इधर आइयो, काय का राजा है तू, तूने सबको लुटवा दिया। तो डुप्लेक्स को ना वापस बुला लिया गया था, वापस आ जा, वापस आ जा। क्यों? क्योंकि तेरी वजह से लॉस हुआ है हमें, तेरी वजह से लॉस हुआ है। तो डुप्लेक्स को ना एक बेइज्जती के साथ वापस बुला लिया, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया गया। डुप्लेक्स वाज रिप्लेस्ड बाय, ये अपने एग्जाम में नहीं है, बस कहानी को लिंक करने के लिए, रिप्लेस बाय गोडी कीयू। कोई नाम में गलती हो जाए तो याद कर लेना, इससे रिप्लेस कर दिया गया। तो डुप्लेक्स आया और चला गया, ठीक है। सर मैं अब आपका पॉलिटी नोट्स बना रहा हूं, बहुत हो रहे हैं, कैसे करूं? जो नोट्स दिए हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसी में अंडरलाइन करके कर लो अगर नहीं बन रहे हैं नोट्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी कार्नेटिक वॉर। यहाँ पे सीधा सीधा याद रख लो, सेकंड कार्नेटिक वॉर में हमने क्या पढ़ा। देखो अब मैं तुम्हें एसएससी में बता दूं कितना बताता है। सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 से लेकर 54 में हुई, जहां पर बैटल ऑफ अंबूर 1749 के अंदर हुई, और लड़ाई के बाद इन दोनों ने कहा आपस में समझौता कर लिया, जहां पर अंग्रेज विजयी रहे। अब आती है तीसरी बैटल, इतना ही बताया जाता है, थर्ड बैटल, या इसी को हम थर्ड एंग्लो मराठा या एंग्लो ब्रिटिश वॉर बोलते हैं। फर्स्ट एंग्लो में था ना यार, फर्स्ट एंग्लो में ना मौका नहीं मिला, मतलब उस वक्त वो बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आया था विक्रम, ठीक है, वो बड़ा नेता उभर कर सामने नहीं आया था, वो सेकंड में उभर कर सामने आया था, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड के ऊपर, थर्ड बैटल, या इसको हम थर्ड कार्नेटिक वॉर बोल दें। अब इसको ना हमेशा याद रखना कि थर्ड कार्नेटिक वॉर को 7 ईयर वॉर बोला जाता है। थर्ड कार्नेटिक वॉर आल्सो नोन एज 7 ईयर वॉर। एक तो मुझे ये याद कर लेना है, 1758 से लेकर 63 तक ये वॉर चली है। अब इस वॉर में आप याद रख लेना, इस वॉर में याद रख लेना कि यहां पर फ्रेंच आर्मी किसके अंडर में थी? काउंट डी लैली। ये एसएससी का सवाल है भाई, कभी तुमको ज्यादा बता दिया। काउंट डी लैली, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर कब्जा कर लिया, फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया अंग्रेजों का किला सेंट डेविड, कैप्चर्ड इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। बोलो एक बात समझ में? अब सेंट डेविड के ऊपर कब्जा करने के बाद ये कह रहे हम तो हो गए चौड़े, लेकिन इधर से एक बैटल हो गई। इस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ बंदीपोश। बैटल ऑफ बंदीपोश ये कब हुई? 1760 में। एक तरफ अंग्रेज, अच्छा डेट याद करने की वैसे इसमें कोई नीड नहीं है, लेकिन 22 शायद जनवरी, 22 जनवरी 1760, ये मुझे याद है, ये लास्ट वॉर थी। हमें पता है इधर से है काउंट डी लैली, ये किसकी तरफ से? फ्रेंच की तरफ से। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से जनरल ईरी कुट्टी, ये मुझे याद रखना। तो जनरल ईरी कुट्टी यहां पर अंग्रेज की तरफ से, और यहां पे क्या हुआ? डिफीटेड, इनको डिफीट कर दिया। ये क्रॉस का मतलब हार गए, राइट का मतलब जीत गए। और हारने के बाद एक संधि साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ये कब हुई थी साइन? 1763। बस इस संधि के बाद फ्रेंच अपने घर और अंग्रेजों ने यहां कब्जा कर लिया। बस हिंदी में भी दे दूंगा, ये लिख के तो हिंदी में सारे, सब हिंदी में। पहला कार्नेटिक वॉर ये पूरा यहीं पे मेंशन है, दूसरा कार्नेटिक वॉर, तीसरा कार्नेटिक वॉर, सब कुछ मेंशन है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ट्रीटी ऑफ एलेक्सा सब कुछ मेंशन है, घबराना बिल्कुल नहीं। भाई एक बार मुझे सारे बच्चे ना कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें एडवेंट ऑफ यूरोपियन समझ में आया? हमने अच्छे से गहराई से पढ़ा है। मुझे पता है बच्चे एकदम सह नहीं पाते, बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं अगर कम करके कल को पेपर में अटेम्प्ट ना कर पाऊं तो क्या निकालूंगा मैं इस पढ़ाई का, ठीक है। डेनिश समझने की जरूरत भी नहीं है, बट डेनिश आया और चलेगा, इतना याद रख लो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। सर अब बहुत हुआ, बस आज के लिए बहुत हो गया। मैं बता रहा हूं शुरू में अगर बच्चा सो होगा ना तो आखिरी में अटेंड करते करते 50-60 पे आ जाता है, और एकदम सच बात है। लेकिन जो 50 बच्चा छोड़ के भाग रहे हैं ना, वो भागता ही रहेगा सर, वो अटेंड नहीं कर पाएगा चीजें। आज मुश्किल लग रहा है, आप मुझसे 5-10 दिन जब रिवीजन में रहोगे ना तो आपको चीजें मेरे साथ रिलेट भी होने लगेंगी, ठीक है। आज ऊपर से क्या
यार देखो, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि बहुत सरल भाषा में बताऊं, लेकिन अब जो चीजें याद करने वाली वो तो याद करनी ही पड़ेगी, मैं उसमें बच नहीं सकता, मतलब ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो है। फिर भी सर जियो का क्वेश्चन आपने हाईएस्ट मोटरेबल लेक टिटिकाका बताया था, लेकिन गूगल पेंगोंग नियर केला पास है। नहीं, जो गूगल वाला बता रहे हैं उसको दोबारा चेक करो, टिटिकाका ही है अभी जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। टिटिकाका ही है और ये बहुत सारे एग्जाम में है, एक बार देख लीजिए। सर आप प्राचीन भारत कब पढ़ाएंगे? जैसे ही हम आधुनिक कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, देन वी विल डायरेक्टली गो फॉर एंशिएंट एंड मिडाइवल, ठीक है। पीडीएफ यहीं पर है सारी, ठीक है। वर्ल्ड जियो के नोट्स भाई अभी तो मैंने क्लास के साथ साथ शेयर किए हैं, बाकी पीडीएफ में अभी शेयर भी कर दूं 2-4 दिन में, कल से 9 बजे करेंगे। अच्छा ब्लैक यूज करो, ब्लैक यूज कर लूंगा। नहीं सर इकोनॉमिक कोर्स लाना, जो यार जैसा शेड्यूल्ड है ना वैसे ही सारी चीज चलेंगी। हाँ पक्का कल 9 बजे, पक्का कल 9 बजे। सर विल यू टीच ऑल जीए सेक्शन? सारे जीए सेक्शन करवाऊंगा। शोभित मैं ही कहूंगा जो नोट्स करा रहा हूँ ना, क्वेश्चन पे ज्यादा जोर लगाओ, बुक मत पढ़ो, क्वेश्चन करो ज्यादा, क्योंकि जितना हमें एसएससी के लिए चाहिए उतना मैं सारा दे रहा हूँ, क्वेश्चन लगाओ। अभी मान के देखते हैं, अभी नोटिफिकेशन का वेट करते हैं फिर। डन 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 डन, ठीक है जी। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं और करते हैं इसको कंप्लीट। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय बाय। और हैट वैट डेडिकेट कर सकते हो, मैं अच्छा लगेगा मुझे, जैसे अभी आज मुझे एक हैट भेजी थी राज ने, अच्छा लगा, तुम लोग भी भेज सकते हो, ठीक है। याद करो, याद करो, ठीक है। चलो बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।